Hello bachcho, welcome once again to my channel Smita Classes. Today we will be dealing with the 6th chapter of Standard Science book, New Approach to Science. It is a book of Standard 6 and we were doing the 6th chapter, Changes Around Us. We have done the part 1 of this chapter and now we will be doing the part 2 of this chapter, Changes Around Us, New Approach to Science, Standard 6. We had dealt about the difference between physical and chemical change in our part 1. Now we will deal with the rest of the material given in the chapter. Okay. All physical and chemical changes can be further classified as slow and fast changes, desirable and undesirable changes, periodic and non-periodic changes, controlled and uncontrolled changes. Slow and fast changes. Slow changes are changes that take a long time and the process occurs very slowly. For example, rusting of iron, changing of seasons, germination of seeds. Fast changes are changes that take place in a short time. For example, burning a piece of paper, bursting of crackers, dissolving salt in water. जितने भी हम लोगों ने देखे फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में हमने पढ़ा ना कि फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, ना ही एनर्जी यूज़ होता है, ना ही एनर्जी बाहर रिलीज़ होता है, ठीक है। जबकि केमिकल चेंज में हमने क्या पढ़ा कि बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट बनता है जिसके कि बिल्कुल नए प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके कंपोनेंट्स से, और जो है उसमें जो है एनर्जी कभी कभी यूज़ भी होता है, कभी कभी रिलीज़ भी होता है। तो इस तरह जितने भी हमने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़े उनको फिर और अलग अलग कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है। उनमें पहला कैटेगरी क्या है, स्लो एंड फास्ट चेंजेस है, ठीक है। स्लो चेंज वो होते हैं जिन बदलाव को होने में काफ़ी समय लगता है, वो धीरे धीरे होते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसमें लगता है, काफ़ी समय लगता है उस चेंज को होने में। हाँ, एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। हाँ, आयरन का एक सामान आप रखें, नया सामान पड़ा रहेगा 2-3 साल 4-5 साल आप देखेंगे वैसा पड़ा है, अचानक से आपको एक दिन उसमें जंग दिखाई देगी, ब्राउनिश कोट एक दिखाई देगा, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ आयरन में जंग लग गई, आयरन अब डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसी तरह चेंजिंग ऑफ सीजन्स है ना, ये जो मौसम में बदलाव आता है, हमें ऋतुओं में जो बदलाव आता है हमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है। हाँ, गर्मी हो रही है, अभी देखिए बहुत बारिश हो रही है, हल्की हल्की ठंड फील होने लगी है और फ़ैन चलाने का मन नहीं कर रहा है ना। यानी कि अब सीज़न में चेंज हो रहा है, कितना स्लो है कि हमें बहुत ग्रेजुअली पता चलता है। जब बहुत ठंड हो जाएगी तब जाके पता चलने लगता है हाँ ठंड आ गई, पर है कि अभी जो है थोड़ी दूर चलेंगे स्पीडली तो गर्मी लगेगी, फिर जो है सिंपल बैठे रहेंगे फ़ैन में तो ठंड लगेगी। तो ये बहुत ही ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है सीज़न में चेंज। इसी तरह जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, किसी बीज को आपने मिट्टी में लगाया है, आप रोज़ देख रहे हैं, बहुत दिनों बाद आपको दिखाई देगा छोटे छोटे अंकुर निकले, छोटे छोटे सैपलिंग्स निकल रहे हैं, वो है ना। तो वो जो है बीज जर्मिनेट होने में, बीज के भीतर से एक अंकुर को निकलने में काफ़ी धीरे धीरे वो निकलता है, काफ़ी समय लगता है। जबकि फास्ट चेंजेस वो हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम लेते हैं और तुरंत चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, है ना, पेपर आपने लिया, उसे कैंडल में दिखाया, वो तुरंत जलकर राख में बदल गया, तो ये क्या था, ये बहुत ही फास्ट चेंज था। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, है ना, आपने पटाखे फटाए, जो है पटाखों को आग में दिखाया और तुरंत पटाखे फटने लगे, फुलझड़ी जला दी आपने तुरंत दिवाली में, है ना। तो क्या है, वो जलकर राख, लाइट, हीट, ये सब में चेंज हो गया, ऐश, लाइट और हीट में। तो ये क्या है कि ये फास्ट चेंज है। इसी तरह नमक को आपने पानी में घुलाया तो वो पानी में फटाफट घुल गया, है ना, चम्मच से आपने मिला दिया और फटाफट घुल गया, तो यह भी एक फास्ट चेंज है, ठीक है। Desirable and undesirable changes. Desirable changes are changes which are positive and what one wants. For example, ripening of fruits, toasting a bread. Undesirable changes are those changes which are harmful or are of no use. For example, over ripening or rotting of fruits, charring bread. अब है डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चेंजेस। डिज़ायरेबल वो होता है जो आप चाहते हैं कि हाँ ऐसे बदलाव हो, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, हमारे बेनिफिट के लिए होंगे। जैसे कि वो पॉजिटिव बदलाव हो जो कि हम लोग चाहते हैं कि हाँ ऐसे बदलाव हो। जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, फलों का पकना, हम लोग वेट करते हैं ना कि पेड़ों में फल कब पकेंगे और हम खाएंगे, क्यों, क्योंकि पके हुए फल अच्छे लगते हैं खाने में और वो बहुत ही बेनिफिशियल भी है हम लोग के लिए, हम लोग को बेनिफिट मिलता है पके हुए फल
खाने में अच्छा लगता है। तो इस तरह टोस्टिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को टोस्ट में चेंज करना भी एक डिज़ायरेबल चेंज है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हाँ ब्रेड को टोस्ट में चेंज करके हम खाएं, उससे वह टेस्टी लगता है। तो ये डिज़ायरेबल चेंज है, मतलब कि जो चेंज हम लोग चाह रहे हैं, हमारी इच्छा से हो रहा है, मतलब हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। और अनडिज़ायरेबल वह चेंज है क्योंकि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं वह हो, फिर भी वह चेंज हो जाता है और वह नुकसान भी पहुंचाता है, हार्मफुल होता है। तो हम लोग, और या फिर किसी काम का नहीं होता है और हम लोग नहीं चाहते हैं वह बदलाव हो, पर कई बार वह हो जाता है। जैसे ओवर राइपनिंग और रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स है ना, फलों का पकना सब लोग चाहते हैं, वो डिज़ायरेबल चेंज था, पर फलों का बहुत ज़्यादा पक जाना या सड़ जाना बिल्कुल कोई भी नहीं चाहता है ना। बहुत ज़्यादा पके हुए फल खाने में बहुत ख़राब भी लगते हैं और सड़ जाने के बाद तो आप उन्हें खा ही नहीं सकते, उनमें कीड़े लग जाते हैं। तो ये अनडिज़ायरेबल चेंज है जो कि कोई नहीं चाहता है। इसी तरह चारिंग ब्रेड, ब्रेड को टोस्ट बनाना डिज़ायरेबल है, सब पसंद करते हैं, पर ब्रेड टोस्ट बनाते बनाते ब्रेड को पूरा काला कर देंगे तो वो किसी को पसंद आता है? नहीं, कोई नहीं चाहता है कि ऐसा बदलाव ब्रेड में हो, तो वह अनडिज़ायरेबल चेंज है। Periodic and non-periodic changes. Periodic changes are those which occur at regular interval or interval of time or keep repeating at regular intervals. Example, the school bell rings after each period, Halley's comet, day and night. Non-periodic changes are those changes that do not depend on any fixed time and occurs at any time. For example, formation of rainbow, rainfall, melting of ice. अब जो है फिजिकल और केमिकल चेंज को हमने देखा स्लो और फास्ट चेंज में बदला गया, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चेंज में भी उसको डिवाइड किया गया है। अब उसको डिवाइड किया जा रहा है क्या? पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज वो है जो कि एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद फिर से रिपीट हो जाता है, रेगुलर इंटरवल के बाद वह फिर से रिपीट होगा, ठीक है, और हमेशा जो है अपने आप को रिपीट करता रहता है, कुछ कुछ इंटरवल के बाद वह होता रहेगा। जैसे स्कूल बेल का बजना ना, हर एक पीरियड के बाद 40 या 45 मिनट्स का पीरियड होगा, फिर स्कूल बेल ऑटोमेटिकली बजता है, कोई जाके उसे बजाता है। तो ये क्या होगा? ये जो है यह एक पीरियोडिक चेंज है कि हाँ हर 40 मिनट के बाद यह बेल बजेगा, ठीक है, ये एक पीरियोडिक चेंज है। इसी तरह जो है डे एंड नाइट, दिन और रात का होना, यह भी एक पीरियोडिक चेंज है कि ठीक है 12 घंटे के बाद दिन हो जाएगा, दिन गुजरेगा फिर रात आएगी, तो यह एक पीरियोडिक चेंज है, रोज़ इतने समय के बाद दिन और रात होता ही रहेगा। इसी तरह हैलीज कॉमेट, देखिए कॉमेट होते हैं ना, इस तरह के एक सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, आकाश की वस्तु होती है जो कि उड़ती हुई जाती है बहुत तेज़ी से, और जो है उसकी एक लंबी सी पीछे पूंछ दिखाई देती है, और वह जो है सारे ग्रहों के प्लैनेट्स के चक्कर लगाती रहती है, तो कभी कभी दिखाई देती है, लगता है जैसे टूटता हुआ तारा जा रहा है, इस टाइप से हम लोग को दिखाई देता है, पर उसकी एक लंबी सी पूंछ भी होती है, वो कॉमेट कहलाता है। तो एक है हैलीज कॉमेट है जो कि बहुत वर्षों के बाद वह फिर से घूम घूम के हमारे प्लैनेट अर्थ के पास आता है और बहुत वर्षों बाद बहुत फिर से दिखाई देता है। 1980s के समय कभी वो देखा गया था, अभी वो फिर कितने सालों बाद फिर देखा जाएगा, ठीक है, तो वो कहलाता है हैलीज कॉमेट, उसका नाम ही दिया गया है। तो वो एक तरह का पीरियोडिक चेंज है कि हाँ इतने वर्षों बाद वह फिर से आएगा, फिर कुछ वर्ष बीत जाएंगे फिर से आएगा, तो वह पीरियोडिक चेंज है। नॉन पीरियोडिक वह चेंज होता है जिसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि हाँ इतने दिन के बाद रिपीट होगा, हो सकता है वो कभी भी रिपीट हो जाए, ठीक है, किसी भी टाइम पे हो जाए। जैसे रेनबो का बनना है ना, इंद्रधनुष का बनना, हम लोगों को क्या पता रहता है कि कल इंद्रधनुष बनेगा या 5 दिन बाद बनेगा, फिर 5 दिन बाद बनेगा, किसी को नहीं पता। अचानक से किसी दिन बारिश हुई, उसके बाद जब धूप निकली तो हम लोग को इंद्रधनुष दिखाई देता है ना। तो इंद्रधनुष का बनना एक नॉन पीरियोडिक चेंज है, कभी भी बन सकता है। इसी तरह आइस का मेल्ट होना जो है, मान लीजिए आप स्नो वाले जगह पे गए हैं, मनाली गए हैं, मान लीजिए वहाँ पे चारों तरफ आइस गिरा हुआ है, स्नो गिरा हुआ है, सब तरफ स्नो भरा पड़ा है, आप सोच रहे हैं कब मेल्ट करेगा, कब थोड़ा मेल्ट करेगा, पर हम लोग नहीं कह सकते हैं कि यह अभी मेल्ट कर जाएगा, 1 घंटे में या 1 दिन में मेल्ट कर जाएगा। हो सकता है कि वो मेल्ट कर जाए 1 दिन में, अगर धूप पड़ेगी तो वह मेल्ट कर जाएगा। इसी तरह आप जो है ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हाँ ये 5 दिन में मेल्ट कर जाएगा या 10 दिन में मेल्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वो डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर, यानी कि वो भी एक नॉन पीरियोडिक चेंज है। कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेंजेस,
Controlled changes are those which can be supervised, managed or guided by us, for example pollution, burning of fossil fuel, etc. Uncontrolled changes which we cannot control or supervise, for example earthquake, volcanoes, tsunamis, etc. अब है और एक कैटेगरी जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज को डिवाइड किया गया है, वो है कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेंजेस। कंट्रोल्ड चेंजेस वो है उस तरह के बदलाव है जो हमारे कंट्रोल में है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जितना बदलाव हम चाहते हैं उतना ही करके उसे रोक सकते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, और कंट्रोल्ड चेंज क्या है कि जिन्हें हम गाइड कर रहे हैं, हम उनको डायरेक्शन दे रहे हैं और तब यह बदलाव ला रहे हैं। पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन मैंने प्रदूषण, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हम लोग दूषित जब करते हैं, चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, है ना, कुछ भी नॉइस पोल्यूशन हो, तो वह हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ है और हम चाहे तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग वाटर बॉडीज़ में कचरा नहीं फेंके, ड्रेन वाटर को वहाँ नहीं जाने दें, तो ये जितने भी लेक रिवर्स है ये सब पोल्यूटेड नहीं होंगे। तो यानी हम लोग के कारण ही यह हो रहा है और हम लोग ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल चेंज जो है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है ना, फॉसिल फ्यूल आप जानते हैं ना, हज़ारों साल से जो पेड़ पौधे और जानवर वगैरह मर के ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, तो कई साल तक वो ऊपर ज़मीन के नीचे दबे दबे, जहाँ की बहुत ही टेम्परेचर हाई होता है, गर्मी रहती है और प्रेशर से वो दबे रहते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर देते हैं फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल में क्या होता है, नेचुरल गैस होता है, पेट्रोलियम होता है, कोल होता है, तो अपने आप को कोयले में बदल देते हैं, नेचुरल गैस में या पेट्रोलियम में बदल देते हैं। फिर हम उनको ज़मीन के नीचे से निकाल के क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, जैसे फैक्ट्रियों को चलाते हैं वो पेट्रोल से या डीजल से, गाड़ियों को चलाते हैं पेट्रोल या डीजल से, ठीक है। तो जब है कि जब हम लोग ज़्यादा गाड़ियों को यूज़ करते हैं तो फॉसिल फ्यूल ज़्यादा जलता है और उससे बहुत धुआं भी निकलता है। तो हम लोग चाहे तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम ही लोग उस फॉसिल फ्यूल को निकाले ज़मीन से, हम ही लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। पर है कि अगर हम लोग गाड़ियों का यूज़ कम करें या बहुत सारे लोग मिलके एक ही गाड़ी में जाएं, तो है कि फॉसिल फ्यूल का जलना हम कम कर सकते हैं। और हम लोग चाहते हैं फॉसिल फ्यूल कम से कम जले, और क्योंकि हमारे आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए भी फॉसिल फ्यूल बचा रहे और साथ ही साथ पोल्यूशन भी कम क्रिएट हो, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जलने से पोल्यूशन होता है। तो ये है एक तरह का कंट्रोल्ड चेंज है, जिसे हम लोग चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोल्ड वो चेंज है जो हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते, या हम लोग सुपरवाइज भी नहीं कर सकते, हम लोग उसको डायरेक्शन भी नहीं दे सकते कि नहीं ये इस तरीके से ना हो, उस तरीके से हो। वो हम लोग एक सुपरविजन हमारे डायरेक्शन के बाहर है। जैसे कि अर्थक्वेक कब होगा एक तो किसी को नहीं पता, और हम लोग चाह के भी उसे रोक नहीं सकते हैं, वह हमारे हाथ में नहीं रहता है। अर्थक्वेक हो, वोल्केनो हो, ज्वालामुखी का फटना हो, या भूमिकंप हो, या वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी का फटना हो, वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। सुनामी, जो समुद्र में जो अर्थक्वेक होता है जिसके कारण बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, समुद्र में जब भूमिकंपन होने लगता है तो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और समुद्र के किनारे की सभी चीज़ों को बहा बहा के ले जाती हैं, वो होता है सुनामी। तो सुनामी को भी हमारे हाथ में नहीं है, ये सब हम लोग ना कंट्रोल कर सकते, ना इन्हें रोक सकते, ना इन्हें अलग डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये सब अनकंट्रोल्ड चेंजेस है। वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, some gap is left between two rails to allow them to expand. Metals contract on cooling. That is why telephone and electric wires become tight during winters but sag a little during summers. Changes due to heat, boiling and condensation. Water when kept in the sun do not change quickly into water vapor, as it is a slow process. This process can be made faster by heating it. When water is boiled, it changes into vapor, evaporation. When these vapors come in contact with some cool surface, they change back into water due to condensation. Hence, boiling and condensation are reversible changes. ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम लोग बदलाव ला सकते हैं। वेज टू ब्रिंग ए चेंज, ये हम लोग किस तरीके से किसी तरह का बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, चेंजेस ड्यू टू हीट, अगर हम लोग गर्मी देकर, है ना, टेम्परेचर बढ़ा के किसी तरह का बदलाव ला सकते हैं, तो चेंजेस ड्यू टू हीट है। जैसे कि बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन है। ठीक है, पानी ऐसे ही रखा हुआ है, किसी तालाब में है कि किसी प्लेट में आपने पानी रखा हुआ है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी
इवापोरेट होके सूर्य की गर्मी से वाटर वेपर में जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे तालाब नदियों का पानी वाटर वेपर में चेंज होता है ना, गर्मी से वो हीट होके वाटर वेपर में चेंज होता है। पर अगर हम लोग चाहे तो इस प्रोसेस को, ये जो इवापोरेशन प्रोसेस या वाष्पीकरण जिसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फास्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग उस पानी को हीट कर देंगे तो, ठीक है। अगर हमने पानी को बॉयल कर दिया, बहुत ही ज़ोर से गैस को ऑन कर दिया, पानी पूरा बॉयल होने लगा। जब बॉयल हो जाता है उसके बाद जो है वह धीरे धीरे वेपर में बदलेगा। उसमें से भाप निकलती रहेगी। भाप जो है वो वाटर वेपर होता है, वो वाटर वेपर में बदलता जाएगा। यह इवापोरेशन प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो वाटर वेपर निकल रहा है उसे हम अगर किसी ठंडे सरफेस पे लाएंगे, ठीक है, मान लीजिए एक पैन में हमने आइस पकड़ा और वो पैन को वो भाप के ऊपर रख दिया, तो भाप उस ठंडे आइस के पैन से टकरा के पानी की बूंदों में बदल जाएगा, ठीक है, वापस पानी में बदल जाएगा, जिसे क्या कहेंगे हम लोग? कंडेंसेशन। हमने पहले भी पढ़ा है ना इवापोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में। पानी को बॉयल करके आप उसे वेपर में चेंज करेंगे तो इवापोरेशन, और वेपर को आप ठंडा करके फिर से पानी में चेंज करेंगे तो वो होगा कंडेंसेशन। तो जो है ये आप देख रहे हैं, हमने बॉयल किया फिर उसे हमने कंडेंसेशन कर दिया, वापस पानी में बदल दिया, तो ये क्या हुआ? रिवर्सिबल चेंज हुआ ना। हम उसे वापस अपने ओरिजिनल तरीके में ले आए, पानी को वेपर बना के फिर पानी बना दिया, तो यह रिवर्सिबल चेंज है। अब है कि जितने भी मेटल पार्ट्स होते हैं ना, वायर सब भी जो होते हैं वो सब ना थोड़ा जो मेटल पार्ट होते हैं वो सब गर्मियों के दिनों में थोड़ा एक्सपैंड कर जाते हैं। गर्मी से वह थोड़ा फैल जाते हैं और ठंड आते आते वो सिकुड़ जाते हैं। इसलिए जब रेलवे ट्रैक बनाया जाता है ना, तो जो है रेलवे की जो पटरियाँ बनाई जाती हैं तो दो ऐसे पटरियों को जॉइन करके रखा जाता है। तो दो पटरियों के ऐसे लंबाई में जो दो पटरियाँ उनके बीच में थोड़ा गैप छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो गर्म होंगी धूप में तो वह थोड़ा और फैल जाएंगी, थोड़ा एक्सपैंड करके वो उस गैप को भर देंगी, ठीक है। अगर हमने गैप नहीं छोड़ा, वो जब एक्सपैंड करेंगी वो उसको जगह नहीं मिलेगा तो वहाँ से वो क्रैक कर सकती हैं, टूट सकती हैं। इसलिए रेलवे की लंबी लंबी पटरियों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता है, ठीक है। और ठंड के दिन में वो सिकुड़ जाती है, फिर से गैप बन जाता है। गर्मी के दिन में वो फैल जाती है और वह गैप भर जाता है, ठीक है। इसी तरह जो हमने देखा होगा कि जो टेलीफोन की वायरें होती हैं ना, ये जो लैंडलाइन जो होता है, लैंड टेलीफोन जो होता है उसके जो तार होते हैं या इलेक्ट्रिक की जो तारें आती हैं, बिजली की तारें, वो सब हम देखेंगे कि है गर्मी के दिनों में जो है वह ऐसे झुकी हुई सी थोड़ी रह जाती है, वो झुकी हुई हो जाती हैं। जबकि ठंड के दिनों में वो पूरी टाइट पूरे लगी रहती हैं। क्यों? क्योंकि ठंड के दिनों में उनके भीतर का जो मेटल है वो थोड़ा थोड़ा सिकुड़ से जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो वो पूरी टाइट रहती है। गर्मी के दिनों में मेटल फैल जाता है तो वह ढीली होकर लटक जाती हैं, ठीक है। मेटल ज़्यादा जगह घेर लेता है और उन्हें अपने भार से ऐसे लटका देता है। तो चेंजेस ड्यू टू हीट में हमने बॉइलिंग और कंडेंसेशन पढ़ लिया। आगे पढ़ेंगे हीटिंग ऑफ मेटल। Metals like iron, gold, silver, aluminum, etc. melt on heating. This molten metal can then be molded into different shapes and sizes. The liquid metal changes back to solid on cooling. Thus, heating of metals change their state from solid to liquid and then back to solid. This is an absolute reversible change. In the figure given below is shown a ring and a metal disc of a size that it can just pass through the ring at room temperature. The disc is heated and it is observed that after heating it is no longer able to pass through the ring. We conclude that metals expand on heating and contract on cooling. Things change in shape and size on heating. The iron blade of a soil digging tool like spade has a ring in which wooden handle is fixed. Generally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size, expands. Thus the handle easily fits into the ring. On cooling, ring contracts and fits tightly onto the handle. Such a change can also be seen while fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart. The metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. When cold water is poured over the rim, it contracts and thus fits tightly into the wheel. Electric lines are never hung tautly between the poles, as a taut wire on contraction in winters can snap.
अब हम लोग पढ़ते हैं, हमने तो बॉइलिंग और कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा, पानी को बॉयल करना और ठंडा करना, ठीक है, जिससे बदलाव आ रहा है। अब हम लोग हीटिंग ऑफ मेटल, जो धातु है, मेटल है, उसे अगर हम लोग हीट करेंगे तो उसमें भी बदलाव आता है। जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, हाँ, आयरन है, सोना है, सिल्वर, चांदी है या एल्यूमिनियम है, ठीक है, इन सब को अगर बहुत ज़्यादा हीट कर दे तो ये सब पिघल जाते हैं, ठीक है। और जब ये पिघल जाते हैं, पानी पानी जैसे हो जाते हैं, तो इन्हें फिर एक ढांचे में डाल देते हैं हम लोग और फिर से इनको मोल्ड करते हैं। फिर इनसे कुछ नए आकार की वस्तुएं हम बना सकते हैं, नए ढांचे में डालकर। ढांचा होता है ना, फ्रेम उनका बना रहता है, फ्रेम के भीतर हम उसको डाल देंगे और फिर वह नए आकार में बन जाएगा और अलग अलग आकार, अलग अलग साइज़ का नई वस्तुएं बन जाएंगी। और जब वो ठंडी हो जाएंगी, वो जो पिघला हुआ मेटल है वह जब ठंडा हो जाएगा तो वो जो नए आकार की वस्तु बनी है वो पूरी टाइट हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास आयरन का एक बड़ा सा टुकड़ा था, हमने उसे पिघला के एक फ्लावर वेस के आकार सांचे में डाल दिया और उससे फिर ठंडे होने के बाद एक फ्लावर वेस बनकर निकला, ठीक है। तो वो फ्लावर वेस का आकार और उसका शेप सब कुछ बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक है। तो यानी कि मेटल्स को जब हम हीट करते हैं तो वह जो है लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और जब हम उन्हें ठंडा करते हैं वो फिर से सॉलिड हो जाते हैं, पूरे टाइट और सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि यह रिवर्सिबल चेंज है, जो चेंज अपने आप को फिर से ओरिजिनल फॉर्म में ले आएगा, क्योंकि जब वो सॉलिड होगा फिर हम उनको हीट करेंगे, पिघलाएंगे तो वो लिक्विड हो जाएंगे। तो पूरी तरह से ये रिवर्सिबल चेंज है कि वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर एक दूसरे स्टैंड को लगाया गया जिसमें एक रिंग है। अब ऊपर से एक मेटल का प्लेट जो है उस रिंग से पास किया जा रहा है, तो वो रिंग के भीतर से आसानी से पास होकर नीचे चला जा रहा है। अब नीचे से जब उसे हीट कर रहे हैं, अब जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो जो है अब जो मेटल का प्लेट था उसे हम क्या करेंगे, नीचे आग जल रही है, उसके ऊपर हम उसे हीट कर देंगे। हीट करने से क्या होगा, वो मेटल का प्लेट थोड़ा बड़े साइज़ का हो गया। अब उसे हम फिर से ऊपर वाले रिंग से जब पास करने की कोशिश करेंगे वह उसमें पास नहीं हो पाएगा, वहीं पे अटक के रह जाएगा, क्योंकि मेटल जो है एक्सपैंड कर दिया हमने। मेटल को जो हीट किया तो मेटल थोड़ा सा अपने आप को बढ़ा लिया, एक्सपैंड कर दिया, अब उस रिंग से वह पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इससे हमको यह पता चलता है कि कुछ भी चीज़ को जब हम लोग हीट करते हैं तो उन वस्तुओं के शेप और साइज़ में चेंज होता है, ठीक है, आकार और साइज़ में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जो है एक होता है स्पेड होता है ना, कुदाली होती है, जैसे कि हम लोग गार्डन में मिट्टी को खुदाई करते हैं, ठीक है, स्पेड होता है। तो उसमें क्या है कि आगे की तरफ जो है एक आयरन का ब्लेड जैसा बना रहता है, ठीक है, एक फ्लैट आयरन लगा रहता है जिससे कि हम लोग मिट्टी की खुदाई करते हैं, ठीक है। तो जो है ये जो आयरन ब्लेड लगा रहता है उसके ऊपर एक क्या रहता है, लकड़ी का हैंडल रहता है। आयरन ब्लेड और लकड़ी के हैंडल के बीच में क्या रहता है, एक रिंग जैसा होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे आप देखेंगे रिंग जैसा होता है, ठीक है। उसी रिंग में वो वुडन हैंडल फिक्स रहता है, ठीक है। तो रिंग जो है वो वुडन हैंडल से छोटे साइज़ का रहता है, जनरली हम लोग उससे छोटे साइज़ का लेते हैं। अब है कि हमने छोटे साइज़ का ले लिया तो वो लकड़ी से आखिर पास होके कैसे जाएगा, तो हम उस क्या करते हैं, उस रिंग को, चूँकि वो मेटल का बना है, हम उसे हीट कर देते हैं। जब हम हीट करते हैं वो फैल जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, फिर हम लोग उसे लकड़ी से पास होके वो आयरन का जो ब्लेड जैसा है, जहाँ मेनली खुदाई जिस चीज़ से करती है, उसके पास हम उसको पहुँचा देते हैं। पर अभी भी वो ढीला है क्योंकि उसे एक्सपैंड कर दिया था हीट करने से। फिर हम उसे छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है और वो लकड़ी का हैंडल के साथ टाइटली फिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हैंडल में अच्छी तरह से फिट हो जाता है। आप जाएंगे, आप खुदाली कहीं से लें और देखें कि कैसा रहता है। इसी तरह जो है जब कोई बैलगाड़ी होती है, ठीक है, बैलगाड़ी में क्या होता है, ज़्यादातर उसके जो चक्के रहते हैं वो लकड़ी के बने हुए बड़े चक्के होते हैं, ठीक है। तो है कि लकड़ी के बने हुए बड़े बड़े चक्के होते हैं, वुडन व्हील होता है, उसके बीच में जो है एक ना मेटल का रिम लगाया जाता है, ठीक है, एक मेटल का स्क्वायर रिंग जैसा लगाया जाता है। तो वो छोटे साइज़ का बनाया जाता है,
वो जो इतना बड़ा चक्का है उससे काफ़ी छोटे साइज़ का उसको बनाया जाता है, ठीक है। और उसे वहाँ लगा दिया, वो अभी भी लूज़ है, अभी चक्के को चलने में दिक्कत होगा, पर जैसे ही हम उसमें पानी डालते हैं वह कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है और पूरा टाइट हो जाता है। वो लकड़ी के चक्के के साथ अच्छे तरह से फिट हो जाता है, ठीक है। अब जो है जितने भी ये बिजली की तारें लगाई जाती हैं उन्हें दो पोल के बीच बहुत खींच के टाइट करके कभी भी नहीं लगाया जाता है, उन्हें हल्का लूज़ करके लटका के ही लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ठंड के दिन में जो है वो और भी सिकुड़ जाएंगी, और ठंड के दिन में अगर वह और सिकुड़ गई बिजली की तारें तो टूट सकती हैं। Freezing and melting. Water will change into ice when kept in the freezer, and ice will melt into water when it is kept in the room. Therefore, it is a reversible change. Water contracts on cooling until it reaches the temperature of 4 degrees Celsius. When it is cooled further from 4 degrees to 0 degrees Celsius, it expands. So, ice floats on water. Changes caused by pressure. Some solids like rubber, rubber bands, sponge, soft toys change their shape when pressure is applied, but regain their original shape when pressure is released. Hence, this change is a reversible change and also a physical change. Changes caused by mixing. Changes can be brought about by mixing things. When salt is added to water, it mixes with water to form salt solution, but the salt can be obtained back by evaporation. This is a physical change and a reversible change. However, when baking powder is mixed with vinegar, the resultant products are different and carbon dioxide is given out. We cannot get back the original substance. Hence, this mixing has caused a chemical change and is irreversible. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फ्रीजिंग और मेल्टिंग की, है ना। जब पानी को हमने फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो किस में बदल जाता है? वह आइस में बदल जाता है, ठीक है, फ्रीज़ हो जाता है। और जब हम उसे निकाल के बाहर रूम टेम्परेचर में रखेंगे, रूम के तापमान में रख देंगे, तो धीरे धीरे वह आइस मेल्ट होकर किस में चेंज होगा? पानी में चेंज हो जाएगा। तो एक बार फ्रीजिंग हुआ, एक बार मेल्टिंग हुआ, तो ये एक तरह का रिवर्सिबल चेंज है ना। आइस से हम फिर पानी बना सकते हैं, पानी से फिर आइस बना सकते हैं। अब एक खास बात सुनिए कि जो है आपने अगर एंटार्क्टिका वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा तो वहाँ जो है, वहाँ की जो भी तालाब है, नदियाँ हैं, वह पूरे बर्फ़ में बदल जाती हैं, ठीक है। पर जो है जब वह बर्फ़ में बदलती हैं और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जब पिघलनी शुरू होती है तब जो है लोग उसके ऊपर चलने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर के लेयर में तो बर्फ़ होता है और नीचे के लेयर में पानी होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ हल्की होती है पानी से, तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है इधर से उधर, और वह बाहर की ठंडक को अंदर नहीं जाने देती, तो अंदर का पानी पानी ही के रूप में रहता है, और ऊपर बर्फ़ चूँकि हल्की होती है तो वह तैरती रहती है। जब आप पानी को जो है ठंडी जगह पे रखेंगे, है ना, धीरे धीरे आप उसे 4 डिग्री तक ले आएंगे, तब तक पानी पूरा ठंडा हो जाता है 4 डिग्री तक आने तक। और पानी ठंडा होने पर पानी भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, हाँ, वो भी सिकुड़ने लगता है 4 डिग्री तक, ठीक है। पर अभी तक वह बर्फ़ नहीं बना, आप उसे 4 डिग्री से सीधे 0 डिग्री पे ले जाएंगे, उसे फ्रीज़र में रख देंगे, तो क्या होगा? वह बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि इस कंडीशन में जब हम उसे बहुत ज़्यादा ही ठंडा कर दे रहे हैं, 4 डिग्री से 0 डिग्री कर दे रहे हैं, तब वह फिर से एक्सपैंड कर जाता है, हाँ, फिर से वह अपने आप को फैला लेता है। पहले तो अपने आप को उसने सिकुड़ा लिया, अब वह अपने आप को फैला लिया, ठीक है। अब जो है आइस बन गया जब है, तो आइस बहुत फैला हुआ और बड़ी जगह को कवर करता है, और आइस हल्का होता है पानी से, इसलिए आइस ऊपर पानी के ऊपर तैरता रहता है। चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर, है ना। अब हम लोग प्रेशर डाल के, दबाव डाल के भी कुछ कुछ चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि रबर हमारे पास है, रबर का बॉल है, उसे बहुत ज़ोर से दबाएंगे तो थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को साइज़ को छोटा कर लेगा। रबर बैंड है, रबर बैंड को भी ज़ोर से खींचने से वह लंबा हो जाता है। स्पॉन्ज होता है, आप जानते ही हैं। सॉफ्ट टॉयज़, ये जो रुई से भरे हुए खिलौने होते हैं, ठीक है, उन सबको हम ज़ोर से दबाएंगे, उन पर दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो वो अपना शेप चेंज कर देते हैं, और जैसे ही हम प्रेशर हटाते हैं वो फिर से अपने पुराने शेप में आ जाते हैं, है ना। रबर बैंड को अगर हमने खींचा तो वो लूज़ दिखाई देता है, जैसे ही छोड़ा वो फिर से टाइट हो जाता है, छोटे शेप में आ जाता है जैसे ही प्रेशर को छोड़ते हैं। तो ये एक तरह का रिवर्सिबल चेंज है ना। ये रिवर्सिबल चेंज है कि आप वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जा रहा है, तो ये रिवर्सिबल है जो अपने आप को बदल सकता है। और साथ ही साथ ये एक फ़िज़िकल चेंज भी है
कि जब प्रेशर से जो हम चेंज बना रहे हैं वो फिज़िकल चेंज है, क्योंकि नया प्रोडक्ट कुछ नहीं बन रहा है, बस वो अपना आकार चेंज कर ले रहा है। चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग, कई बार जो है मिक्स करने से भी चेंज हो सकता है, बदलाव आप ला सकते हैं। जैसे कि पानी को अगर हमने नमक को पानी में मिलाया और घुला दिया तो नमकीन पानी बन जाता है, ठीक है। अब है कि नहीं, हमको नमकीन पानी से नमक वापस चाहिए, हम ये कहेंगे, तो क्या करते हैं, हम पानी को इवापोरेट करेंगे, पानी को बॉयल बना कर करके वाटर वेपर में चेंज कर देंगे और नीचे नमक रह जाएगा, तो हमें नमक मिल जाएगा। तो ये क्या है, किस तरह का चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। क्यों? और रिवर्सिबल भी है। रिवर्सिबल तो हमें पता चल गया, हमें नमक फिर से मिल गया, पहले भी नमक था, फिर से नमक मिल गया। और ये जो है ये रिवर्सिबल तो है, साथ ही फिजिकल चेंज है, क्योंकि अभी भी नमक नमक ही है, वो कोई नए प्रोडक्ट में बदला नहीं है। पर और एक अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि जब हम लोग बेकिंग पाउडर को विनेगर के साथ मिला देते हैं, ठीक है, आप अगर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा को आप विनेगर से मिलाएंगे ना, तो आप देखेंगे बहुत सारे बबल्स निकलने लगते हैं, रिएक्शन होने लगता है, हाँ, गर्म भी हो जाता है और रिएक्शन होने लगता है, ठीक है। और जो है रिएक्शनों के बबल्स क्यों आता है, क्योंकि उसमें से जब इन दोनों को हम मिला रहे हैं, बेकिंग पाउडर और विनेगर को, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चला आता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार हो जाता है और बाहर चला आता है। तो हम लोग जो है अब बेकिंग पाउडर और विनेगर को जब हमने मिला दिया, वो नया प्रोडक्ट बन गया, एक झाग झाग वाला नया प्रोडक्ट बन गया। क्या हम उसको वापस से बेकिंग पाउडर और विनेगर पे बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो ये नॉन रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। ये एक केमिकल चेंज भी है क्योंकि नया प्रोडक्ट बना है, साथ ही ये इरिवर्सिबल है, हम इसे वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते हैं। If we repeat the activity of 6.2 with an incense stick, activity of 6.2, उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं, to show that burning of candle is an irreversible change, take a small candle and measure its length with a scale. Fix it at a suitable place and light it. Allow it to burn for some time. Then blow out the candle and measure its length again. We will find that the length of remaining candle is much less than its original length, as the burning of candle produces carbon dioxide gas, water vapor, soot, heat and light, which cannot be combined back to form the original candle. Thus we conclude that burning of candle is an irreversible change. If we repeat the activity 6.2 with an incense stick, we will find that during the burning of incense stick, some pleasant smelling gas are produced and ash is left behind, which cannot be recombined to get back the original incense stick. So burning of incense stick is an irreversible change, and the burning of matchstick that has been used for lighting the candle or incense stick is also an irreversible change. आपने एक मोमबत्ती ली, उसे माचिस तिल्ली से जला दी और छोड़ दिया, धीरे 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 पिघल के वो छोटे साइज़ में आ गया। क्या आप उस छोटे साइज़ वाले को जो है फिर से बड़े साइज़ में पूरा बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। आपको वैक्स तो मिल जाएगा, जो पिघल पिघल के वहाँ पे वैक्स गिरा है, पर जब वो बड़ा कैंडल जला था उससे वैक्स तो पिघला ही था, साथ ही साथ क्या है कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला था, वाटर वेपर निकला था, सूट भी निकला था, सूट मैं बताऊंगी, और हीट एंड लाइट भी निकला था। जब आपने कैंडल को जलाया, वाटर वेपर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, रोशनी निकली, गर्मी निकली, साथ ही सूट क्या होता है, अगर कहीं आग जल रही है, ऊपर से मान लीजिए हमने एक प्लेट को रखा, तो ये हाथ को रखा, तो यहाँ पे ब्लैक होने लगता है ना, आग से लग लग के वहाँ पे ब्लैक हो जाता है और एक तरह का काजल जैसा जमा हो जाता है ब्लैक कलर का, तो उसे ही सूट कहते हैं। तो जब हम कैंडल को जला रहे हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सूट सब निकल रहा है, वैक्स भी पिघल जा रहा है। अब हम वो सारे वैक्स को मिला के फिर से नया कैंडल बनाना चाहेंगे, कैसे बनेगा? कहाँ से हम वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सूट ये सब लाएंगे वापस? वो तो निकल चुका है एनवायरनमेंट में, है ना। तो यानी कैंडल को जलाना एक इरिवर्सिबल चेंज है, ऐसा चेंज है जिसमें कि हम वापस से नया कैंडल नहीं पा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कैंडल की जगह अगर हम एक इंसेंस स्टिक यानी कि एक अगरबत्ती या धूप काठी को अगर हम जलाएंगे, तो जब हम उसे जलाते हैं कितना अच्छे महक वाली गैस निकलती है ना, प्लीजेंट स्मेलिंग गैस निकलती है, और थोड़ी राख रह जाती है, ऐश इज़ लेफ्ट बिहाइंड। जब अगरबत्ती जलती रहती है, थोड़ी थोड़ी राख गिरती रहती है। क्या हम उस राख को लेके और उस अच्छी स्मेल को लेके
क्या फिर से ओरिजिनल वाली अगरबत्ती बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, यानी कि अगरबत्ती का जलना भी क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, जिसे बदला नहीं जा सकता। और इसी तरह जो है माचिस का जलना, माचिस को जलना, माचिस को हम जलाएंगे और उससे एक कैंडल को अगर हम लोग जलाएंगे या फिर एक अगरबत्ती को जलाएंगे तो ये दोनों ही इरिवर्सिबल चेंज है, जिस चेंज को बदला नहीं जा सकता। एक बार नया प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, उसे हम नहीं बदल सकते। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर जो है चेंजेस अराउंड अस कंप्लीट हो गया है। मैंने इसका पार्ट 2 कर दिया, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इजी चैप्टर है, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, वह काफ़ी इजी चैप्टर है। उसके बाद हम लोग जल्दी ही जो है नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट जो है गेटिंग टू नो प्लांट्स है नेक्स्ट चैप्टर, आई थिंक, हाँ गेटिंग टू नो प्लांट्स है, जो कि हमारा 7th चैप्टर होगा। जल्दी हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। आप में से जो लोग भी आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। नए वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।